भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनकी मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जो दो मुख्य पॉइंट है जिनसे प्रश्न आ सकते हैं वो है भारतीय संघ के घटक राज्य 28 व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है जो कि वर्तमान में संशोधित है। ठीक है, यानी राज्यों की संख्या बदल गई और 69वें संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ये प्रथम अनुसूची की जो है दो मुख्य विशेषताएं हैं। अब आइए द्वितीय अनुसूची की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। द्वितीय अनुसूची की जो मुख्य विशेषता है, इसमें जो बात कही गई या बताई गई है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, अलाउंस और पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुसूचियों का मतलब यह है कि अनुसूचियों में जो है जो कार्य हमारे जो है सरकार द्वारा किए जाते हैं उसमें इनका जो है उल्लेख किया गया है कि किस अनुसूची में किस विभाग से संबंधित काम होता है। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तीसरा है, तीसरी अनुसूची है, इसमें जो है उल्लेख किया गया विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद की शपथ का उल्लेख है। यानी कि पद ग्रहण करने से पहले जो पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करते हैं वो शपथ के बारे में जो उल्लेख है, वो जो शपथ है वो कहाँ लिखी हुई है, वो तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है, संविधान की तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, यानी कि राज्य और संघ क्षेत्र की राज्यसभा में जो जनप्रतिनिधि जो जाते हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है कि कितने कितने प्रतिनिधि किन किन क्षेत्रों से जो है इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, वो चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति जैसे अंडमान निकोबार है या मध्य प्रदेश के जो है अनुसूचित इलाके हैं या छत्तीसगढ़ की जो है जनजातियां हैं। ठीक है, मतलब जहां भी जिस जिस राज्य में जो है अनुसूचित जातियां या जनजातियां पाई जाती हैं उनके ऊपर जो प्रशासन है वो कैसे होगा, उनके विकास के लिए कैसे काम करेंगे, उनके प्रशासन से संबंधित जो विभाग हैं उनके बारे में और उनके नियंत्रण यानी कानून के बारे में जो है उल्लेख जो कहाँ किया गया है, पांचवी अनुसूची में किया गया है। आइए अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में जो बताया गया है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि संविधान में उनकी स्थिति क्या है, उनका शासन प्रशासन किस प्रकार होगा, उनका विकास किस प्रकार होगा, इसका वर्णन जो है छठी अनुसूची में किया गया है। जिसमें जो मुख्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, फिर आइए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सातवीं अनुसूची जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है सब लोगों को जरूर जानना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न बिल्कुल मुख्यतः आते ही हैं। इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति बंटवारे का उल्लेख है और इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति बंटवारे का मतलब क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं इस समय जो सुशांत सिंह मर्डर का जो है जो जांच चल रही है और आप देख रहे होंगे कि बिहार और महाराष्ट्र के बीच में जो है किस प्रकार के टकराव होते हैं अपनी शक्ति को लेकर के। और इससे पहले भी हमने देखा कि संघ यानी कि केंद्र सरकार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बीच में किस प्रकार टकराव हुआ था, तो वो भी हम लोग जो है देखने के लिए पाते हैं। तो इन टकरावों यानी संघ और प्रांत, केंद्र और प्रांत के बीच में जो शक्ति का बंटवारे हैं, ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा, किसके कितने अधिकार हैं किसी राज्य के ऊपर या देश के ऊपर, कानून के ऊपर किस प्रकार से अपना जो है शासन प्रणाली चलाएंगे, उन सबका उल्लेख किसमें किया गया है, सातवीं अनुसूची में। और इस सातवीं अनुसूची को जो है तीन सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आइए समझ लेते हैं इन तीनों को। संघ सूची, संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि ये राष्ट्रहित से संबंधित कानून होते हैं जिनको सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। इसके बाद इसमें जो मूल विषय हैं उनकी संख्या 97 है, वर्तमान में 99 है या फिर ये संशोधित भी हो सकते हैं। आप इसका अपडेट ले लीजिएगा, नहीं तो हम अपने किसी वीडियो में जो है इसका अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो ये संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसके मूल विषयों की संख्या यहाँ पे है। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची, इस सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, यानी कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसमें जो है केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकता है, लेकिन वो कानून राष्ट्रहित से परे नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रहित को नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऐसे विषयों पर जो है सूची में जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रहित के संबंध में केंद्र द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य सूची पर राज्य सरकार तभी कानून बना सकती है जब वो राष्ट्रहित के संबंध में हो। अगर जो है राष्ट्रहित से अलग है तो जो है फिर केंद्र सरकार उसमें जो है
जो है हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, इसमें जो मूल विषय है वो 66 हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं या फिर संशोधित हो सकते हैं। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बना सकते हैं। विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची में अगर एक जैसा विषय है, जैसे मान लिया कि अभी शिक्षा नीति के बारे में बात चल रही है, शिक्षा नीति 2020 के बारे में, ये एक समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार जो है कुछ और सुझाव देती है, ठीक है, और अगर उसको जो है केंद्र सरकार जो है नहीं मानती, तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून ही जो है क्या होते हैं, मान्य होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून केंद्र सरकार के कानून निर्माण पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्मित कानून है तो केंद्र सरकार अगर उस पर कानून बना देता है तो राज्य सरकार का जो कानून है वो जो है डिसमिस हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। उसमें समवर्ती सूची में मूल विषय की संख्या कितनी है, 47 है, वर्तमान में 52 विषय हैं या फिर संशोधित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। ठीक है, वो संघ सूची में ही माना जाता है, उस पे जो कानून बनाते हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाती है जम्मू कश्मीर राज्य पे। ठीक है, अगली अनुसूचियां हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है इसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत आता है। 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा है, मणिपुरी भाषा है, नेपाली भाषा को जो है 1992 ईस्वी में जोड़ा गया है। और हाल में यानी 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा आदि जो है इसमें जोड़ी गई थी। और इसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित होती है। 9वीं अनुसूची यह एक संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न, जितने भी आपको जो इसमें मुख्य विशेषताएं जो बताई गई हैं वो प्रश्न से ही संबंधित है, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। 9वीं अनुसूची जो है 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसके तहत 284 अधिनियम है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यानी कि 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण होता है, यानी कि सरकार किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है अगर वो राष्ट्र हित में है, लेकिन कब तक कर सकती है, जब तक किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर वो जो है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ये 9वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची है, इसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किया गया। आप देखते हैं कि जैसे सरकार गिराने या बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पार्टी जो है दूसरे दल की पार्टी में चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो इसमें जो है दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और उनसे संबंधित जो है अगर कोई कानून है, अगर उसको अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 कार्य विषय बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो 11वीं अनुसूची है वो जो है स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, और इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, यानी कि पंचायती राज से संबंधित जो है जितने भी कानून निर्माण की प्रक्रिया है या उनका जो है सिलेक्शन है, इलेक्शन है, वो सब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। ठीक है, मिसमैच मत करिएगा, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं स्थानीय स्वशासन, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची जो है इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया और इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित 18 कार्य विषय जो है बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है सारी अनुसूचियां देखी। 12 अनुसूचियां जो है हमारे संविधान में बताई गई हैं और उसमें जो है राज्य और केंद्र द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया कि क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा जो है अध्ययन सामग्री पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और उसके बाद ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस जो है आसानी से मिल जाएं और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।